नेक्स्ट वी हैव गॉट द डिफॉर्मिटीज ऑफ द स्केलेटन। ये थोड़ा सा एरिया जो बच्चों को अक्सर मुश्किल लगता है, क्योंकि डिजीजेस के बारे में आपका नॉलेज जनरली कम होता है। एनीवेज आई विल ट्राई कि मैं इजीएस्ट पॉसिबल वे में जो ये वाला सेगमेंट है आपको टीच करूं, ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते हैं तो आप इजीली उनको आंसर कर पाएं। सो क्वेश्चन है हमारे पास, एक पैटर्न क्वेश्चन है इस सबसेक्शन में से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलेवेंट टू ऑस्टियोपोरोसिस। A option, estrogen replacement therapy. B, aged women. C, mass of bones reduced. And D, hypercalcemia. तो इसमें से जो हाइपरकैल्सीमिया है ये ऑस्टियोपोरोसिस के साथ एसोसिएटेड नहीं है। बाकी ईआरटी, एजेड वुमेन और मैस ऑफ बोन रिड्यूस होना, ये तीनों जैसा इनकी इन तीनों चीजों की एसोसिएशन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के साथ है। अभी हम जब टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे डिजीजेस का, वहां पे हम ऑस्टियोपोरोसिस को इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे, तो वहां पे हम इन तीनों ऑप्शंस को भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, द रिंग ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस इज मेड अप ऑफ ए हाइलन कार्टिलेज, बी फाइब्रोकार्टिलेज, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी इज नॉट मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो बेस्ट रिस्पॉन्स इसका क्या होगा? फाइब्रोकार्टिलेज। कि जो एनुलस फाइब्रोसिस का जो रिंग है ये फाइब्रोकार्टिलेज से बना होगा। अनदर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ बोन? A, disc slip, B, spondylosis, C, sciatica and D is rickets। तो इनमें से बोन का डिसऑर्डर कौन सा नहीं है? तो इसमें यू सीन है sciatica है, ये बोन का डिसऑर्डर बेसिकली नहीं है। ये टेक्निकली तो इसमें समहाउ नर्व इरिटेशन होती है, सिर्फ बोन का डिसऑर्डर ये नहीं है। इसका बेस्ट रिस्पांस होगा 4। बाकी जो डिस्क स्लिप होना या स्पॉन्डिलोसिस या इवन रिकेट्स वगैरह, ये ऑफ कोर्स बोन के डिसऑर्डर्स ही हैं। Chronic arthritis includes osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis, all of these। इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी all of these। कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस ये सारे क्रॉनिक हैं। क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज में फर्क ये होता है, से जो एक्यूट है इट अपीयर्स सडनली, मे बी के विद इन यू कैन से के विद इन जो है वो आवर्स टू डेज इस चीज ने डेवलप होना होता है, जो एक्यूट डिजीज होती है, राइट। इसके मुकाबले में जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं ये वीक्स टू मंथ्स टू इयर्स तक ये चलती हैं, राइट। सो ये जो क्रॉनिक आर्थराइटिस है बेसिकली ये साल चलने वाली डिजीज हैं, osteoarthritis, rheumatoid arthritis and the gouty arthritis। Simply you can say patients they have to live with these diseases। So बहरहाल ये है जी ये सारी chronic arthritis ही की examples हैं। Which of the following is right sequence of cells involved in the bone repair? Anyways ये bone repair से related ये एक question आ गया है। इसमें osteoblast, osteoclast and osteocytes या osteocyte, osteoblast, osteoclast, osteoblast, osteocyte and osteoclast and osteoclast, osteoblast and osteocyte। इसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट सबसे पहले आते हैं, फिर ऑस्टियोब्लास्ट और फिर ऑस्टियोसाइट्स। इसको अभी बोन रिपेयर के जब सबसेक्शन डिस्कस करेंगे वहां पे इसको डिस्कस भी करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन लेवल ऑफ, तो व्हाट डू यू थिंक कि ऑस्टियोपोरोसिस दिस इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द, तो यू सीन हियर इसमें टेस्टोस्टेरोन ए ऑप्शन है, बी इज थायरोक्सिन हार्मोन, सी इज एस्ट्रोजन एंड डी ऑप्शन इज प्रोजेस्टेरोन। तो बेस्ट रिस्पांस यहां पे क्या होगा? द एस्ट्रोजन। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट जो डिजीजेस हैं, डिफरेंट मस्कुलोस्केलेटल जो डिसऑर्डर्स हैं। तो लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल। हम इन सारे डिजीजेस को टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इससे इनको मेमोराइज करना, इनके डिफरेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को और एग्जाम में क्वेश्चंस आंसर करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप पैराग्राफ्स की शक्ल में डिजीजेस को पढ़ेंगे, इससे चांसेस ये हैं कि डिजीजेस जो आपस में मिक्सअप हो जाएंगी और एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे। So let me orient you towards this table. In the first column we have got the disease, in the second column we have got the cause of that disease, in the third column we have got the clinical features, and in the fourth column we have got the treatment. Now first of all let's talk about the cleft palate। जो cleft palate है ये इसका जो cause है वो genetic है, और क्लिनिकल फीचर्स इसके कौन से हैं कि बेसिकली क्लेफ्ट पैलेट जो है इसमें ड्यूरिंग इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, इसमें बेबी को सकलिंग के अंदर जो प्रॉब्लम आता है। अच्छा, इसके अंदर जो बेसिकली क्लेफ्ट पैलेट से मुराद सिंपली ये है कि बच्चे का जो पैलेट है उसमें क्लेफ्ट होता है। क्लेफ्ट हम कहते हैं सादा लफ्जों में दराड़ को कहते हैं, राइट। तो इसमें सॉफ्ट पैलेट जो है वो मोस्टली इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसमें बोनी या हार्ड पैलेट भी समटाइम्स इन्वॉल्व इसके अंदर हो सकता है। तो अगर जैसे मैं आपको ये फोटोग्राफ दिखाता हूँ जो सीन है, जैसे देखिए आप कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बच्चे का जो पैलेट है इसके अंदर क्लेफ्ट है, दराड़ है, राइट। और ये देखिए ये पैलेट जो एक्सटेंड हुआ है। तो अब इसमें आप देखें कि
कि इस बेबी के अंदर प्रॉब्लम क्या होगा कि जब ये बेबी सकलिंग करेगा फॉर सेक ऑफ फीडिंग, तो चांसेस हैं कि इसके अंदर एस्पिरेशन निमोनिया डेवलप हो जाए, मतलब कि जो फूड है या जो मिल्क है उसके ये बजाय कि अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लेके जाए, वो रॉन्ग पाथवे में चला जाएगा, वो इसके एयर पैसेजेस में चला जाएगा और अल्टीमेटली इससे एस्पिरेशन निमोनिया कॉज हो सकता है, विच कैन कॉज डेथ एज वेल। तो इसके लिए फूड जो ट्रीटमेंट है दैट वुड बी द सर्जिकल रिपेयर। माइक्रोसेफली जो है ये इसका भी जो कॉज है वो जेनेटिक भी हो सकता है या फिजिकल भी हो सकता है। कुछ सिंड्रोम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जेनेटिकली ही माइक्रोसेफली होती है, राइट। और कई दफा ऐसा भी होता है कि कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे पाकिस्तान में कुछ दरबारों पे प्रैक्टिसेस थी पहले, तो बहुत ज्यादा थी, रिलेटिवली कम हो गई हैं, कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसके सर के ऊपर जब वो कोई रिंग चढ़ा देते हैं जिससे उसकी सर की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और रिजल्टेंटली उसके अंदर जो ब्रेन उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, तो उनके अंदर ऑफ कोर्स मेंटल रिटार्डेशन होती है। सो ये स्मॉल साइज स्कल इनका जो एक मेजर फीचर है माइक्रोसेफली का, और साथ इसके ऑफ कोर्स मेंटल रिटार्डेशन भी होती है। ट्रीटमेंट इसकी हमारे एग्जाम के स्कोप से बियॉन्ड भी है, वैसे भी इसकी ट्रीटमेंट एज सच कोई एग्जिस्ट भी नहीं करती। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द आर्थराइटिस, तो जो आर्थराइटिस है इसके अंदर हमारे पास एक्यूट और क्रॉनिक आर्थराइटिस दो तरह के हो सकते हैं। एक्यूट आर्थराइटिस कौन कौन से हो सकते हैं? अगर इन्फेक्शियस आर्थराइटिस है या गाउटी आर्थराइटिस है, ये एक्यूट हो सकते हैं। लाइक खुदा ना खासा घुटने में चोट लगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जॉइंट स्वेल हो गया, ये इन्फेक्शियस आर्थराइटिस है। पेशेंट इंडिविजुअल रात को सोया, सुबह उठा, उसके जो बिग टो है वो बहुत ज्यादा स्वेल हुई हुई है, रेड हुई हुई है, शदीद दर्द कर रही है, ये गाउट है, ये भी एक्यूट आर्थराइटिस है। अच्छा, गाउट जो है ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों में आता है, राइट। सो गाउट की एक्यूट प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। उसके क्रॉनिक के अंदर अगर आप देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इवन गाउट जो है ये क्रॉनिक के अंदर आते हैं। इनके जो कॉजेज हैं बहुत सारे हो सकते हैं, ऑफ कोर्स इसके आर्थराइटिस के डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा आर्थराइटिस है उसके अकॉर्डिंगली उसके आगे फर्दर कॉजेज होते हैं। इनके सबके अंदर जो फीचर्स हैं वो जॉइंट पेन्स होती हैं। ये अलग बात है कि हर एक डिजीज के अंदर डिफरेंट किस्म की जॉइंट पेन होती है, लेकिन आपको एग्जैक्टली चूंकि एग्जाम में ये तो कभी भी नहीं आएगा कि वो आपको जॉइंट की पेन्स को डिस्क्राइब करके आपसे ये पूछें कि जी डायग्नोज करें ये कौन सा आर्थराइटिस है। सो आपको जनरल नो हाउ बस आर्थराइटिस की होनी चाहिए। सो सिंपली इनके अंदर जॉइंट पेन्स होती है और ये सिंपली आर्थराइटिस नाम से ही जाहिर है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। ये कई वजूहात की बिना पे हो सकती है, ये इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ये कोई वहां पे जिससे कुछ क्रिस्टल्स की डेपोजिशन की वजह से हो सकती है जैसे गाउट में होती है। इस तरीके से ऑटोइम्यून डिजीजेस की वजह से हो सकती है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में है, और इवन के एजिंग के साथ भी जॉइंट्स के अंदर पेन्स डेवलप हो जाती हैं जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जो बूढ़े लोग आमतौर पे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी मेरे घुटनों में बड़ी दर्द है, वो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होती है डिजीज। फिर है जी ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस जो है सिंपली ये सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स है, राइट। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो ना एजेड फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन के लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 50 इनके अंदर अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो खत्म हो जाता है। तो एवरी मंथ जो एस्ट्रोजन जो बल्क में प्रोड्यूस हो रही थी वो प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इनके अंदर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। एस्ट्रोजन का फीमेल्स के अंदर बोन डिपॉजिटिंग रोल होता है, तो अगर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो उनके अंदर बोन उस तरह से डिपॉजिट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो है वो लाइक बोन में सिंपली बोन डिपॉजिट होने से मुराद ये है कि कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों इकट्ठे जाके बोन में डिपॉजिट होते हैं, तो बोन डेपोजिशन जो वो नहीं होगी। अगर बोन डेपोजिशन नहीं होगी बोन्स की सॉफ्टनिंग हो जाएगी। इसके अलावा डिक्रीज कैल्शियम, एक्सरसाइज का ना करना और इवन स्मोकिंग, ये सारे के सारे जो कंडीशंस हैं ये ऑस्टियोप्रोसिस ये कॉज कर सकते हैं। सो डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग, इनकी वजह से ऑस्टियोप्रोसिस कॉज हो सकती है। जॉइंट्स में पेन और इजी फ्रैक्चर्स ये इससे क्लिनिकल फीचर्स हैं। इसमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं इन द फीमेल स्पेसिफिकली, साथ ऑफ कोर्स पेन के लिए पेन किलर्स तो देंगे ही। फिर ऑस्टियोमलेशिया है। ऑस्टियोप्लेशिया जो है ये डिक्रीज कैल्शियम इन द एडल्ट्स है। इसके अंदर सॉफ्ट एंड वीक बोन्स होती हैं और अगर उन पे स्ट्रेस आए तो पेन होती है और समटाइम्स फ्रैक्चर्स भी डेवलप हो सकते हैं, राइट। सो ऑस्टियोप्रोसिस जो है बेसिकली ये क्या है कि एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से मेनली आप समझें, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से ओवरऑल जो है वो पेन और इजी फ्रैक्चर्स का डेवलप होना इन द फीमेल्स, राइट। ये ऑस्टियोप्रोसिस है, लेकिन इसमें सिंपली कैल्शियम भी कम होता है, एक्सरसाइज का ना होना और इवन जो स्मोकिंग वगैरह ये डिक्रीज एक्सरसाइज और स्मोकिंग ये भी ऑस्टियोप्रोसिस की डेवलपमेंट को प्रेसिपिटेट करते हैं, ये वाली जो कंडीशंस है। ओके, ऑस्टियोमलेशिया, अगर कैल्शियम अडल्ट्स में डिक्रीज हो तो ऑस्टियोमलेशिया होगा।
सॉफ्ट एंड वीक बोन्स इसके अंदर होंगी जो कि इजीली फ्रैक्चर हो सकती हैं। और इसका सिंपली ट्रीटमेंट क्या है कि कैल्शियम की कमी है तो हम कैल्शियम देते हैं। रिकेट्स जो है इसमें भी डिक्रीज कैल्शियम है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो अभी हमें ये भी आपको मैं बताता चलूं कि विटामिन डी का एक मेजर रोल होता है इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द गट एज वेल एज फ्रॉम द किडनी। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उसके साथ कैल्शियम डेफिशिएंसी खुद ही डेवलप हो जाती है। तो बड़ी दफा ये दोनों डेफिशिएंसी पैरेलल चलती हैं, लाइक डिक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज विटामिन डी। ओके इसके अंदर ये बेसिकली होता क्या है कि जब बच्चों के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उनके अंदर जब वो जो लेग्स है उनकी बोइंग हो जाती है। मींस के लेग्स क्योंकि थोड़ी सॉफ्ट होती हैं तो वो ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनकी जो लेग्स है थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं। बोइंग ऑफ लेग्स इसका क्लासिक फीचर है और इवन जो पेल्विस है वो भी डिफॉर्म्ड हो सकती है। इसके लिए हम विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क उनको देते हैं या इवन सनलाइट के साथ एक्सपोज करते हैं, उससे भी जैसा समहाउ विटामिन डी की एक्टिवेशन होती है, उससे भी कोई कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बेहतर होती है। बहरहाल याद रखना कि अडल्ट्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमलेशिया डेवलप होगा और बच्चों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी से रिकेट्स डेवलप होना है। फिर इसके अलावा ये डिजीज एक और है हमारे पास, डिस्क स्लिप। तो इसमें हम देखें कि अगर फर्ज करें किसी इंडिविजुअल ने बहुत हैवी वेट उठाया हुआ, लाइक से उसने आटे की जो गंदम की बोरी को उठाया हुआ है बहुत हैवी, से वो 2 मन की बोरी है, 80 केजी की बोरी है, तो उसको पकड़ के अगर वो झुकता है या वो उसने उठा के वो एकदम सीधे होने की कोशिश करता है तो इससे क्या होगा कि खासतौर पे अगर से बोरी को उठा के वो सीधा होने लगा है, राइट, या इवन से वो उठा के मे बी वो अपने साइकिल से या बाइसिकल से उठा के उसको वो नीचे रखने लगा है, तो सिंपली जब भी कभी वो झुकी हुई पोजीशन में होगा और उसने हैवी वेट उठाया होगा उस वक्त चांसेस हैं कि उसके अंदर जो डिस्क है उसकी हर्निएशन हो जाए, राइट, जो वर्टिब्रल डिस्क है उसकी हर्निएशन हो जाए। सो यू सीन हियर बेंडिंग फॉरवर्ड व्हाइल लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, इससे जो डिस्क की हर्निएशन हो जाती है। तो हर्निएशन से मुराद क्या है? हर्निया कोई भी ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर एक चीज अपनी नॉर्मल जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चली है, हम कहते हैं ये जो स्टेट है ये हर्निया है। फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें कि हमारा स्टमक जो है नॉर्मली हमारे हमारे एब्डोमेन के अंदर होता है, लेकिन अगर फर्ज करें कि डायफ्राम के अंदर अगर एक बड़ा होल हो जिसके थ्रू स्टमक का कुछ सेगमेंट जो वो हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर भी अगर आ जाए तो ये उसकी हर्निएशन कहलाएगी, राइट। सो अगर कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो अपनी नॉर्मल जो उसकी कंटेनिंग प्लेस है वहां से अगर बाहर अगर वो आ जाए तो हम कहते हैं ये हर्निएशन है। इसके अंदर बहुत शदीद दर्द होती है और इवन अगर बहुत सीवियर किस्म की ये हर्निएशन हो या डिस्क स्लिप हो, इससे डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व्स भी हो सकती है और उसके अकॉर्डिंगली जो नर्व्स डैमेज हुई हैं, मुतलका जो भी स्ट्रक्चर्स जो नर्व से नर्वेट हो रहे थे वो भी साथ वो भी उनकी फंक्शनैलिटी भी इफेक्ट होगी। बेड रेस्ट देते हैं हम, ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, वेट अप्लाई करते हैं और इसके अलावा पेन किलर्स देते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। स्पॉन्डिलोसिस जो ऑटोइम्यून डिजीज है मोस्टली ऑटोइम्यून होती है, इसके अंदर इमोबिलिटी होती है और जो फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट है कि वैसे वर्टिब्रा हमें पता है कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रा आपस में फ्यूज नहीं है, सारी अलग अलग बोन्स हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम हमारा इजीली मूव करता है। लेकिन कई दफा कुछ पेशेंट्स के अंदर वो ये जो वर्टिब्रा आपस में फ्यूज कर जाते हैं, सो वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, तो उनके लिए बेंड होना ऑफ कोर्स ये या क्विकली उनकी जो मोबिलिटी है उनके खास तौर पे जो वर्टिब्रल कॉलम की मोबिलिटी है वो रिमार्केबली रिड्यूस हो जाती है। सो इट ब्रिंग्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट। ट्रीटमेंट को खतर खा इसकी नहीं है ऐसा। इसके अलावा जो शियाटिका है इसमें इंजरी टू द प्रॉक्सिमल शियाटिक नर्व, तो अगर शियाटिक नर्व को किसी वजह से इंजरी होती है, मे बी ड्यू टू द डिस्क हर्निएशन या इम्प्रॉपर अगर कोई इंजेक्शन लगाया है बटक्स वगैरह के ऊपर, इससे जो शियाटिका कंडीशन डेवलप होती है इसमें शियाटिक नर्व की इंजरी होती है, राइट। सो शियाटिक नर्व जो है ये थ्रू द कोर्स ऑफ थाइज टू लेग्स अल्टीमेटली ट्रैवल कर रही होती है। इसमें देखें कि पेन ओवर द कोर्स ऑफ द शियाटिक नर्व, जहां जहां से शियाटिक नर्व गुजर रही है वहां पे दर्द हो सकती है। अगर कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो गई, नर्व कंप्लीट डैमेज हो गई, इवन लेग का पैरालिसिस भी हो सकता है। तो शियाटिका की ट्रीटमेंट के लिए अमूमन हम पेन किलर्स वगैरह दे रहे होते हैं। अगर हर्निएशन वगैरह है तो हम कई दफा सर्जिकली इसको करेक्ट भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो ये हमने देखा था, ये क्लेफ्ट पैलेट का एक पेशेंट है। तो ये देखिए माइक्रोसेफली, देखिए इस इंडिविजुअल का अदरवाइज जो फेस का साइज है वो काफी बड़ा है, लेकिन इसके अंदर जो स्कल का साइज है यू कैन सी वेरी स्मॉल साइज स्कल है इसके अंदर। और ये देखेंगे ये बच्चा है, इसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से इसकी बोन्स हैं लेग्स की वेट की वजह से, चूंकि बोन्स सॉफ्ट थे, बच्चा ग्रोइंग एज में था, कैल्शियम कम था, बोन्स हार्ड नहीं हो सकी तो बोन्स बेंड हो गई। ये बोइंग ऑफ बोन्स है, ये क्लासिक फीचर है, ये हॉलमार्क है फॉर द रिकेट्स, राइट। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? देखिए एग्जाम में यहाँ से जो वो कॉज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि से ऑस्टियोपोरोसिस का कॉज क्या है,
लाइक उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे देंगे, तो इसमें देखिए एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी जो है फीमेल्स के अंदर मेजर एक कॉज है इसका। इस तरीके से वो आपको कॉज एक डिजीज पूछ सकते हैं, लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी इन अडल्ट्स और कैल्शियम डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन कैन रिजल्ट इनटू व्हिच कंडीशन एंड सो ऑन। या इस तरीके से वो क्लिनिकल फीचर्स देके आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये बताएं कि किस डिजीज के ये क्लिनिकल फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे अगर आपसे ये पूछते हैं कि सॉफ्ट एंड वीक बोन्स जो ये किस डिजीज में प्रेजेंट होती हैं इन अडल्ट्स, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया। इस तरीके से स्मॉल साइज स्कल जो है दिस इज हॉलमार्क फीचर ऑफ द माइक्रोसेफली एंड सो ऑन, राइट। सो ज्यादातर इसके अंदर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो डिजीज और इसकी कॉज और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एमकेट के लेवल पे कभी भी वो आपसे ट्रीटमेंट नहीं पूछेंगे। यस से ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये जस्ट हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसका आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज दे डोंट आस्क मच अबाउट द ट्रीटमेंट। So that's all about this particular subject. Don't join any traditional academy. नेशनल एमडीकैट की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें। अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे। और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एमडीकैट। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर, तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे। Rely on your own textbooks and topgrade.pk only. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर, उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स। अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं।